आज आपको हम बताने वाले हैं भौतिक गुण मेथिल एल्कोहल का। इसके पहले आप मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि या मोनोहाइड्रिकन एल्कोहलों बनाने की विधि आप पढ़ चुके हैं। तो रासायनिक गुण से पहले भौतिक गुण होता है, तो भौतिक गुण के विषय में आपको बताने चल रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी या मेथिल एल्कोहल नोट करें। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथिल एल्कोहल आप पढ़ रहे हैं, उसमें हम आपको पहला बता रहे हैं इसका भौतिक गुण कि जो आपका CH3OH है, मेथिल एल्कोहल इसको आप पढ़ते हैं, या कास्ट वुड एल्कोहल पढ़ते हैं इसे। तो पहला गुण है कि मेथिल एल्कोहल रंगहीन होगा, ज्वलनशील होगा, उदासीन द्रव होगा। द्रव के रूप में पाया जाएगा, जिसका कोई रंग नहीं होगा, रंगहीन होगा, ज्वलनशील, थोड़ा सा भी आग के पहुंच पर इसको आप रखेंगे तुरंत जल जाएगा, और उदासीन होता है। pH स्केल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, उदासीन, इसलिए इसको उदासीन द्रव बताया गया। दूसरा है भौतिक गुण में मेथिल एल्कोहल बहुत विषैला द्रव है, इसको पीने से व्यक्ति अंधा और पागल हो सकता है, इसीलिए मेथिल एल्कोहल का उपयोग एथिल एल्कोहल को विकृतीकरण करने में किया जाता है, और वह विषैला होने के कारण पीने योग्य नहीं रहता। तीसरा भौतिक गुण में मेथिल एल्कोहल का है कि यह जल में आप इसको आप घोलना चाहो या अन्य कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन आदि में यह विलायक आदि कार्बनिक विलायक में यह जो कार्बनिक विलायक और हो गए, जैसे ईथर हुआ आपका, बेंजीन हुआ, और जल मैंने आप यहाँ पर लिखा ही है। तो इन बेंजीन और ईथर में भी यह मिश्रण बना लेता है। और सबसे इसका महत्वपूर्ण गुण है कि मेथिल एल्कोहल को सुखाया नहीं जा सकता। अन्य एल्कोहल को सुखा कर निर्जल किया जा सकता है, लेकिन मेथिल एल्कोहल को सुखाया नहीं जा सकता। मेथिल एल्कोहल को जब निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से अक्रिय कराते हैं, CaCl2 से अक्रिय कराते हैं, तो एक क्रिस्टलीय यौगिक प्राप्त होता है। इस क्रिस्टलीय यौगिक बन जाने के कारण इसको हम सुखा नहीं सकते हैं। तो यह तो था आपका भौतिक गुण। अब इसके रासायनिक गुण के विषय में हम आपको जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के विषय में बताए हैं, जैसे सोडियम धातु से अक्रिया या PCl5 PCl3 से अक्रिया, उसी तरह से सेम अक्रियाएँ होंगी। तो उस इसके रासायनिक गुण को आपको देखने के लिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी OH के डिस्प्लेसमेंट से या फिर H के डिस्प्लेसमेंट से वाला लेक्चर आपको सुनना चाहिए, नोट करें। बाद अब आप मेथिल एल्कोहल का या कह सकते हैं हम CH3OH का अब बताने चल रहे हैं आपको उपयोग क्या क्या होता है। तो पहला उपयोग है इसका पेंट, वार्निश, सेलुलाइट आदि को घोलने में। जो हमारा पेंट होता है, पेंटिंग काम करते हैं घरों पर या बड़े बड़े इमारतों में, तो उसको विलायक के रूप में डाइल्यूट करने में, पतला करने में मेथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। वार्निश लकड़ियों के फर्नीचर को पेंटिंग करने के कार्य में आता है, इसको भी डाइल्यूट करने का। फिर यह सेलुलाइड होता है एक प्रकार का, यह भी रंजक पदार्थ, इसको भी डाइल्यूट करने का काम आपका CH3OH देता है। दूसरा है कि जो हमारे मोटर इंजन होते हैं, उनमें ईंधन के रूप में पेट्रोल व मेथिल एल्कोहल का मिश्रण तैयार किया जाता है, जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पेट्रोल व मेथिल एल्कोहल का मिश्रण मोटर इंजन के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा इसका गुण है रंजक, कलर को बांधने के लिए। परफ्यूम्स, जो आप लोग परफ्यूम लगाते हैं। औषधियाँ, बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो मेथिल एल्कोहल से बनती हैं, आदि के निर्माण में CH3OH का उपयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल या फिर मेथिल क्लोराइड, इन यौगिकों के निर्माण में मेथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, नोट करें। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको जो बताने चल रहे हैं, मेथिल एल्कोहल आपके यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अगला एल्कोहल है जो आपके सिलेबस में है, वह है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होगा? C2H5OH, जो कि यहाँ पर आपका लिखा गया है C2H5OH। अब C2H5OH बनाने की विधि को हम आपको बताएंगे। देखिए, C2H5OH जो होता है, इसको मेथिल एल्कोहल और आप किताब में है किण्वन विधि, इंग्लिश में इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस कहेंगे, किण्वन विधि को। तो किण्वन करने के लिए हमें दो पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। एक पदार्थ होता है शर्करा और दूसरा पदार्थ होता है स्टार्च। तो शर्करा के रूप में हम ले सकते हैं
चीनी की सीरा ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, या जितने भी शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं हम उनको शर्करा के लिए ले सकते हैं। और स्टार्च के लिए हम ले सकते हैं मक्का ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं। तो इन स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त पदार्थों का हम जब किण्वन कराते हैं तो उनसे हमें प्राप्त होता है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के विषय में आपको हम बताने चल रहे हैं प्रोसेस कैसे आप प्राप्त करेंगे। चलिए, फर्मेंटेशन ऑफ एथिल अल्कोहल में देखिए आपको दो चीज़ लेने पड़ेंगे। शर्करा के स्रोत के रूप में आपको गन्ना, चुकंदर या सीरा लेना पड़ेगा, जिससे आपको शर्कराएँ मिल जाएंगी। स्टार्च के स्रोत के रूप में स्टार्च और शर्करा दोनों लेनी पड़ रही है, इसलिए स्टार्च के स्रोत के रूप में जव, मक्का, आलू, चावल, इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं और इसमें से कोई एक ले सकते हैं। अब अगला प्रोसेस देखिए। सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण हम आपको बताने चल रहे हैं। सीरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें शर्करा की आवश्यकता पड़ती है। सीरा होता क्या है? देखो, सीरा गाढ़ा पीले रंग का चाशनी जैसा द्रव है और यह द्रव प्राप्त हमें कहाँ से होता है? चीनी के रस से। तो चीनी के रस होगा, चीनी के रस नहीं, गन्ने के रस से इसको प्राप्त करेंगे। तो गन्ने के रस से हम पहले क्रिस्टली शर्करा को अलग कर लेते हैं, जिसको हम चीनी कहते हैं। चीनी को जो पेराई मिल होती है, गन्ना मिल होती है, उस गन्ने मिल में जब चीनी अलग हो जाता है उस गन्ने के रस से, जो शेष प्राप्त होता है हमें द्रव के रूप में, उसी को हम सीरा कहते हैं। इसमें क्रिस्टली शर्करा अलग कर लेते हैं, शेष इसमें फैक्टोज या सम अणुक शर्कराएँ इसमें पाई जाती हैं और इसी से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं, जो निम्न प्रक्रम है। पहला है सीरे का तनुकरण। पहला इसमें आप हेडिंग क्या डालेंगे? सीरा का तनुकरण। सीरे का तनुकरण में आप क्या करने चल रहे हैं? इसको आप हेडिंग बनाएं। इसके आगे आप लिखेंगे कि जो सीरा है उस सीरे को जो भी मात्र द्रव के रूप में गाढ़ा पीला ये चाशनी द्रव लिए थे, उसी का हम तनुकरण कर लेते हैं। और हम इतना ध्यान रखते हैं कि उसमें कि सिर्फ 10% ही क्या रह जाए? शुगर रह जाए। मतलब शर्करा की मात्रा जो हमारे सीरे में होगी वह कितना होगी? 10%। अब 10% करने के लिए हम उचित उसमें H2O जल मिला देते हैं, तो हमारा सीरा क्या हो जाता है? तनुकरण। दूसरा प्रोसेस इसमें क्या है? नोट कर लीजिए। तो सीरे का तनुकरण हम आपको बताया इसके पहले कि सीरे में इतना जल मिलाएंगे कि उसकी जो सांद्रता होगी शर्करा की 10% हो जाए। तो सीरे को जल द्वारा तन करके इसमें शर्करा की मात्रा हम लगभग 10% कर लेते हैं। जब 10% हो जाए, जिस टैंक में आप इसको लिए हैं उस टैंक में आपको कुछ बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम सल्फेट को डालना होगा। अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या कार्य है, इसको आपको समझना चाहिए। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल जो आपका सीरा तैयार किए हुए हैं उसमें अत्यधिक मात्रा में अनावश्यक जो अन्य किण्वन हैं वह उसमें न वृद्धि कर जाएं, और अमोनियम सल्फेट जो होता है वह उन किण्वनों को भोजन का कार्य करता है। तो यह पहला तो हुआ जो सीरा आप लिए थे उस सीरे का तनुकरण। सीरे के तनुकरण में आपने देखा कि हम उसमें जल इतनी मात्रा मिलाते हैं कि उसकी सांद्रता जो शर्करा की होती है 10% हो जाए। फिर उसमें हम कुछ बूंदे उसको अम्लीय करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद उसमें हम कुछ मात्रा में अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं ताकि जो किण्व उसमें हैं वो उनका भोजन का कार्य करें, और अम्लीय माध्यम में जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते, इसलिए हम उसमें H2SO4 मिलाते हैं। अब दूसरा इसमें आप पॉइंट हेडिंग आप बनाएंगे एल्कोहली किण्वन। नोट करें। चलिए, अब आप सीरे का तनुकरण आप कर लिए हैं। अब यहाँ पर नोट करें, एल्कोहल का किण्वन आप करने चल रहे हैं। इस समय करते क्या है, नोट करें। एल्कोहली किण्वन में क्या होगा कि जब आप 10% यहाँ कर लिए हैं टन बिलियन, उसको आप एक टैंक में रखेंगे और उसमें थोड़ा सा ईस्ट डालेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा टैंक होगा लगभग 100-200 लीटर का,
फिर टैंक में उस तन सीरे को आप रख लेंगे कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा के यहाँ पर हमने लिखा है। तो जितना आप वॉल्यूम लेंगे उस विलयन का, उसका लगभग 1 से 2%, ये थोड़ा मात्रा हुआ, 1 से 2% इसमें आप क्या करेंगे, ईस्ट डालेंगे। और फिर उस ईस्ट डालकर उस किण्वन टैंक में उस विलयन को, उस विलयन मतलब सीरे का तन विलयन को हम 2 से 3 दिन तक लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर रख देंगे। जब 2 से 3 दिन तक इसको हम रखेंगे, फिर बाद में आप देखेंगे कि उसमें उपस्थित जो तन विलयन था सीरे का, वह एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित कैसे होता है, ईस्ट में इन्वर्टेस एंजाइम होगा, यह इन्वर्टेस एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, तोड़ देगा। और फिर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा तो जाइमेस एंजाइम, यह भी आप डाले हुए हैं उसमें, जाइमेस एंजाइम करता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इसकी संबंधित अभिक्रियाएं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर संबंधित अभिक्रिया आपको बताने चल रहे हैं। संबंधित अभिक्रिया में यह है कि आपने जो तन सीरा लिए थे उसमें इन्वर्टेस एंजाइम जो आपने ईस्ट डाला था, उस ईस्ट के प्रभाव से यह परिवर्तित हो चुका है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज का सूत्र होगा C12H22O11, इसमें आप तन किए इसलिए H2 डाला गया, इन्वर्टेस ईस्ट में था और बन गया यह C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज, दोनों का सूत्र समान होता है। तो यहाँ पर हमने फिर ग्लूकोज यहाँ लिया हुआ है, या मिश्रण भी हम कह सकते हैं पूरा लिया है, फिर इसमें जाइमेस एंजाइम डाला, और यह जाइमेस एंजाइम डालने पर उसमें से एक गैस निकलती है, वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड की होगी। जब एक गैस निकलना बंद हो जाए तो उस अवस्था में हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। लेकिन जो आपका यह एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है, इस एथिल अल्कोहल में, जो इस द्रव में एथिल अल्कोहल का प्रतिशत मात्रा बहुत कम है। प्रतिशत मात्रा का मतलब यह कम है कि लगभग 6 से 10% ही एथिल अल्कोहल है। तो अगला हेडिंग हम आपको बताने चल रहे हैं आसवन। आसवन नोट कर लीजिए, इसे हम आपको बताने चल रहे हैं, नोट करें। आसवन कराने की बात कर रहे हैं। देखिए जो इसका आसवन होगा, चूंकि यह जो आपको एथिल अल्कोहल यहाँ पर 6 से 10% प्राप्त हुआ, इसको वास द्रव कहेंगे, वास द्रव या मात्र द्रव इसको कहेंगे, मात्र द्रव। तो मात्र द्रव या वास द्रव को हम करेंगे क्या कि इसको हम एक काफे स्टील, एक संयंत्र है इसको आसवन कराने के लिए, तो उसमें ले जाकर हम इसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं। मतलब इसमें भाप बनेगा और अशुद्धियाँ उसमें उड़ जाएंगी। शेष जो बचेगा वह अल्कोहल, शेष जो प्राप्त होगा आसुत जल, उस आसुत जल को हम पुनः शुद्ध करेंगे। तो अगला हम आपको बता रहे हैं परिशोधन। शोधन कर रहे हैं, जो आप वास प्राप्त किए थे इसके पहले, उसी वास से हम इसको अब शुद्ध कर रहे हैं। तो वास का आसवन से प्राप्त जो हमें आसुत द्रव प्राप्त हुआ है, उसमें लगभग 90% एथिल अल्कोहल, शेष जल होता है। इसकी सांद्रता एवं शोधन हम अब इस जो वास से प्राप्त में आसुत द्रव हुआ है, इसका शोधन और सांद्रण हम प्रभाजी आसवन के द्वारा करते हैं। प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि इसको हम इतना गर्म करते हैं कि जो इसमें जल है वह निकल जाए। तो इसके जब हम प्रभाज करते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, तो इसमें 3 प्रभाज में प्राप्त होते हैं। पहला प्रभाज क्या होता है, जब इसको हल्का गर्म कर देंगे तो इसमें मुख्यतः एस्टल्डिहाइड और कम क्वथनांक के यौगिक हमें प्राप्त होंगे। पहला प्रभाज इसका होगा, जब हम इसको हल्का गर्म करेंगे तो हमें एस्टल्डिहाइड या अन्य कम क्वथनांक के यौगिक में प्राप्त होंगे। और जब थोड़ा से और बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 93% से लेकर 95% एथिल अल्कोहल, और इसी अल्कोहल को हम कहते हैं परिशोधित स्प्रिट। इसके अतिरिक्त जब परिशोधित स्प्रिट हमें प्राप्त हो जाए तो भी हम प्रभास को और थोड़ा सा, जो हम आसुत द्रव लिए हुए हैं, आसुत द्रव को थोड़ा और गर्म कर दें। तो और गर्म करने पर हमें N-प्रोपिल
एन ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल,